एक सपने की उड़ान, बलवीर श्रीवाल की कहानी। उत्तराखंड की सुरम्य वादियों से निकलकर दुनिया की आर्थिक राजधानी चीन के शंघाई में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले एक शख्स का नाम है बलवीर श्रीवाल। ये कहानी है चानी बसर गांव, तहसील बालगंगा, जिला टिहरी गढ़वाल के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले बलवीर श्रीवाल की। उनके पिता श्री प्रेमू जी और माता श्रीमती बांचली देवी ने हमेशा अपने बेटे को बड़े सपने देखने और मेहनत से उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। बलवीर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से पूरी की और हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की पढ़ाई जीआईसी बिना खाल से की। बचपन से ही उनमें कुछ बड़ा करने की ललक थी और यही जज्बा उन्हें दिल्ली ले गया, जहां उन्होंने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया और प्रतिष्ठित ताज होटल नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2004 वो दौर था जब बलवीर श्रीवाल की जिंदगी का पन्ना पलटा और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए चीन का रुख किया, जहां उन्होंने JW मेरिट, शेरेटन और कई 5 सितारा होटलों में काम किया। बतौर शेफ उन्होंने भारतीय व्यंजनों को एक नई पहचान दिलाई और अपनी मेहनत से उच्च स्तर की सफलता प्राप्त की। 2017 में बलवीर श्रीवाल ने जो सपना देखा था वो सपना सच हो गया। जी हाँ, उनका खुद का पहला रेस्टोरेंट शंघाई में खोला गया। भारतीय मसालों और उत्तराखंड की पारंपरिक स्वाद को परोसते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने इस रेस्टोरेंट से पहचान बनाई और उनकी इस पहचान में उत्तराखंड की झलक भी दिखी जब उन्होंने अपने एक रेस्टोरेंट का नाम उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल के नाम पे रखा। आज चीन में उनके कई रेस्टोरेंट्स हैं जो अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए मशहूर हैं। बलवीर श्रीवाल के रेस्टोरेंट में आज 40 से भी अधिक भारतीय कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनमें से अधिकतर उनके अपने उत्तराखंड के हैं। ये उनके अपने राज्य और लोगों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बलवीर श्रीवाल ने साबित कर दिया है कि एक छोटे से गांव से निकलकर भी अगर मेहनत और लगन की जाए तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी जगह बना सकते हैं। आज उनकी ये कहानी न केवल उत्तराखंड बल्कि भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उत्तराखंड की इस मिट्टी में जो मेहनत और जज्बा है वही बलवीर श्रीवाल को इस मुकाम तक ले आया। आज बलवीर श्रीवाल उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं और आज उनके पास बहुत कुछ उनके लिए है। बलवीर श्रीवाल की यात्रा प्रेरणादायक है, जो उत्तराखंड की पहचान और गौरव को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। एक छोटे से गांव से शंघाई तक ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक मिसाल है। आइए जानते हैं बलवीर श्रीवाल के उन संघर्षों के बारे में और उनके संघर्ष से सफलता पाने के इस सफर के बारे में उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। मैं हूं योगेश धस्माना। आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने जन्म उत्तराखंड की सरजमी पर लिया, लेकिन उत्तराखंड का वो मान बढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश में जिसे पड़ोसी मुल्क चाइना के नाम से जाना जाता है। जी हां, चाइना में एक सफल उद्यमी जिन्होंने चाइना जाकर भी अपने उत्तराखंड की पहचान को नहीं छोड़ा। एक सफल उद्यमी, ऐसे उद्यमी जो एक रेस्टोरेंट्स ऑफ चेन के मालिक हैं। जी हां, श्री बलवीर श्रीवाल जी की हम बात कर रहे हैं, जो उत्तराखंड का मान चाइना में भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट चेन्स की जब शुरुआत होती है तो उसमें पहला नाम उत्तराखंड से जुड़ा हुआ आता है और वो नाम है यहाँ के राज्य के पक्षी मोनाल का। जी हां, राज्य के पक्षी के नाम पर उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा है और उत्तराखंड की जड़ों से वो जुड़े हुए हैं, या फिर यूं कहें कि उनका रिश्ता कुछ ऐसा है कि हर बार उन्हें उत्तराखंड खींच लाता है। और इस बार जब वो उत्तराखंड आए हैं तो हमने भी उनके जीवन के अनुभवों को आपको बताने के लिए और चाइना में कैसे देश और उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ रहा है उसके बारे में जानने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। हमारे साथ मौजूद हैं श्री बलवीर श्रीवाल जी। बलवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाज 365। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने का। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
सर शुरुआत करेंगे आपकी, कहते हैं कि ज़िंदगी का ककहरा जो है अपने घर में ही सीखा जाता है, और वो शुरुआत आपकी जो है टिहरी के अपने पैतृक गांव से हुई है। गांव से जुड़ी क्या यादें रही हैं आपकी, क्या ज़िंदगी के अनुभव रहे कि आप यहाँ रहे, उसके बाद जो है चाइना जाकर आपने अपने भविष्य को तलाशा, और एक तरीके से कड़े संघर्ष के बाद आज आप उस मुकाम पर हैं जहाँ पर आपके पास एक रेस्टोरेंट की चेन है, और वो रेस्टोरेंट की चेन ऐसी है कि उसमें उत्तराखंड का भी एक दर्शन होता है, भारत देश का भी दर्शन होता है। सर एक्चुअली मेरा नाम बलबीर, जैसा आपने बताया, मैं चानी ग्राम सभा टिहरी में एक गांव पड़ता है जो कि घनसाली के पास में है। वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जैसे 10वीं 12वीं मैंने वहीं से की, और पढ़ने में बहुत अच्छा था। मैं उस टाइम 12वीं करने के बाद मैं बीएससी करना चाहता था, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मेरा साइंस साइड था और मैं चाहता था कि मैं मेडिकल फील्ड में कुछ करूं। लेकिन घर की कुछ कंडीशन ऐसी थी कि मैं आगे नहीं पढ़ पाया, मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो जैसे कि अन्य उत्तराखंडी जो भी पहाड़ी लोग हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, 12वीं 10वीं करने के बाद जब उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो वो चले जाते हैं शहरों की तरफ। तो मेरे बड़े भाई उस टाइम दिल्ली में थे, वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे जिद की कि आप जो है मुझे अपने साथ ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं और आगे पढ़ लो, लेकिन मुझे पता था कि घर की कंडीशन ऐसी नहीं है। तो मैं जब घर से निकला दिल्ली के लिए, एक छोटा सा गांव का बच्चा, शहर, भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी, तो मुझे थोड़ा सा घर की याद भी तो आने लगी। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी आके, लेकिन फिर मैंने हिम्मत हारी कि देखो गाँव में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, देखता हूँ मैं बाहर शहर में अपना मेहनत करके शायद कुछ कर पाऊँ। तो मेरे भाई ने शुरू में अपने रेस्टोरेंट में लगाया एज ए वेटर। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसमें साफ सफाई, वेटर का जो बेसिक काम होता वो मैं करने लग गया। तो वहाँ पे एक हिमाचली एक लड़का था, एक मैनेजर था, वो ताज से आया था। उसने कहा यार ये लड़का पढ़ा लिखा स्मार्ट है, तुम इसको ऐसे डायरेक्टली होटल इंडस्ट्री में डालो, इससे कुछ कोर्स करवा लो। फिर मैंने उनसे ज़्यादा जानकारी ली कि ये कोर्स कहाँ से होता, कैसे होता। देन उन्होंने मेरे को बताया कि इस हिसाब से 3 साल का डिप्लोमा होता है, अगर आप इस डिप्लोमा को करोगे तो एक प्रोफेशनल वे होटल के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो मुझे भी लगा ये सही है। फिर मैं 3 साल का डिप्लोमा किया मैंने दिल्ली से, ताज होटल से मैंने ट्रेनिंग की है। जिस टाइम मैं ट्रेनिंग कर रहा था मैंने उसी टाइम पासपोर्ट बनवा लिया था। मेरा एम हो गया था कि मेरे को इंडिया से बाहर जाना, क्योंकि इंडिया में उस टाइम सैलरी बहुत कम थी, 2,500-3 हज़ार बड़ी मुश्किल से मिलती होगी। तो 2005 में मेरे को पहली बार मौका मिला चाइना का, और मैं 2005 में चाइना किया। एक छोटे से रेस्टोरेंट से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। 12,000 की नौकरी थी, इंडियन 12,000। और उसके बाद मेरा टारगेट कुछ और था, गोल कुछ और था, जस्ट मेरे को बेस चाहिए था वहाँ जाने के लिए। तो मैं चुपचाप काम करता रहा 1-2 साल तक, 2 या 3 साल तक किया मैंने। और उसमें उन्होंने मेरी कभी, इवन मैं बहुत हार्ड वर्क करता था, और एक मैं प्रोफेशनल शेफ भी था। उनके जो उन्होंने लाए थे वो नॉर्मल से, जैसे रेस्टोरेंट से उठा के लिए थे। मैं 5 स्टार का पहला शेफ था। मैंने बहुत कुछ चेंजेस की। मैं चाहता था कि ये जो ऑनर है शायद मेरे को उसका कुछ फल देगा। हाँ। लेकिन मुझे लग गया था कि यहाँ मेरी वैल्यू नहीं है। तो मैंने वहीं रेस्टोरेंट में रह के मैंने 5 स्टार होटल के अंदर जॉब सर्च करना शुरू किया। पहली जॉब मेरे को 2007 या 8 में शायद मेरे को मिली शेरेटन होटल में एज ए स्पेशलिटी शेफ। मैं वहाँ पे इंडियन फूड को प्रमोट कर रहा था। वहाँ उन्होंने मेरे को जॉब का ऑफ़र दिया। उसके बाद मैं कम से कम 5-6 5 स्टार होटलों में मैंने काम किया। जब मुझे लगा कि ओके सब कुछ ठीक है, अब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। घर की जो हालात थी ऑलमोस्ट, जब मैं घर छोड़ के गया था, हम बहुत अनस्टेबल थी। जब मुझे लगा कि अब मेरा घर वर सब ठीक हो गया, मेरे भाई भी जॉब लग गए, सारा फैमिली सेटल हो गई, देन मुझे लगा अब मेरा मेन ड्रीम है उस पर काम करने का। मेरा सपना था कि मैं गढ़वाल से जाके विदेश में जो है एक ऐसा रेस्टोरेंट चेन खोलूं जिसमें कि उत्तराखंड के दर्शन हो। इससे पहले हमने 2016-17 में हमने एक रेस्टोरेंट की स्टार्ट किया। सबसे पहला इंडियन करी हट, उसके आज 2 ब्रांच है। तीसरा हमने कॉर्क एंड बिरू, वो बार एंड रेस्टोरेंट है, वो भी संघाई में। 3 रेस्टोरेंट हमारे संघाई में। चौथा हमने पिछले साल मोनाल के नाम से निम्बू सिटी में स्टार्ट किया, जो कि संघाई के पास में। मेरा एक सपना था कि ओके हम रेस्टोरेंट चेन तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें उत्तराखंड का क्या है। तो मैं जब नाम तलाश रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम आए, जैसे बुरांस है, काफल है, हिस्सर है। मैं कुछ टाउन के नाम, गांव के नाम भी सोच रहा था। सडनली मेरे नाम पे क्लिक किया कि मोनाल, और मैंने समझा कि बहुत बढ़िया नाम है, छोटा है, इजी से आदमी उसको याद रख सकता। और उसके पीछे थीम ये भी थी कि वो एक तो राज्य पक्षी का नाम था, दूसरा जो मोनाल है मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा। एक तो बहुत सुंदर सा पक्षी, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने जो है उत्तराखंड की
जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें मैंने देखा बड़ा सुंदर सा पक्षी है और वो मेरे ख्याल से वो बहुत कम रह गए हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पक्षी को थोड़ा प्रमोट किया जाए, उसके पीछे हमारा कल्चर, हमारा फूड भी उसके साथ साथ प्रमोट किया जाए। तो हमारा जो रेस्टोरेंट है अभी बना हुआ उत्तराखंड थीम बेस पे, उसमें काफ़ी उत्तराखंड की ब्यूटीफुल पिक्चर है। आगे मेरा ये प्लान है कि उसमें जब हमारे गेस्ट बैठेंगे उसमें जो है उत्तराखंड की डॉक्यूमेंट्री में चलाने का प्लान करूँगा, जिससे कि वो समझे, हमारे उत्तराखंड को समझे, हमारे कल्चर को समझे। और मैं ट्राई करूँगा कि वो जो है उत्तराखंड घूमने आए। उसके साथ साथ मेरा और भी कुछ 2-3 प्लान हुआ, जो कि वॉलपेपर, जिसमें मैं पूरे उत्तराखंड के टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनके छोटे डिस्क्रिप्शन उनके बारे में वो समझ सकें, पढ़ सकें, और ब्रोशर में बनवाने वाला हूँ, अपने रेस्टोरेंट में रखूँगा। मैं चाहूँगा वैसे सरकार से भी कि अगर टूरिस्ट मंत्रालय से वो इस टाइप का मटेरियल अगर मुझे देते हैं तो मैं वहीं पे प्रिंट करवा के अपने रेस्टोरेंट के माध्यम से, इवन उसी रेस्टोरेंट के सारे रेस्टोरेंट के माध्यम से हम उत्तराखंड को टूरिस्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में, चीन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है अराउंड द वर्ल्ड, मैं चाहता हूँ कि उसका मैक्सिमम जो लोग हैं वो उत्तराखंड में आए। हाँ। ना कि भारत में तो आए, लेकिन मैक्सिमम उत्तराखंड में आए। मतलब वैसे भी चीनी अगर आते हैं तो वो ऋषिकेश, देहरादून तक ही आते हैं, वो पहाड़ों तक नहीं जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको पहाड़ों तक कैसे ले जाएं, उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ कि किस हिसाब से उसके लिए प्लान किया जाए। मतलब आयुष और योग तक सीमित ना रहे। हाँ, उत्तराखंड के जो नैसर्गिक सुंदरता है, जो यहाँ के हर गाँव एक अलग रूप रंग में ही नजर आता है, हर मौसम हो उसमें नजर आता है। तो मतलब ये कोशिश है कि मतलब उत्तराखंड के गांव का दर्शन भी जो है, चाइना के लोग या फिर पूरे जो भी लोग उत्तराखंड के बारे में जानेंगे वो आ सकें यहाँ। बिल्कुल सर। और दूसरा, मैं कल्चर के साथ साथ हमने जो बेसिक अपने उत्तराखंडी फूड है, जो मूल रूप से उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन है, कुछ बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी ऐड कर दी है। इस साल हमारा प्लान है कि उत्तराखंड का फूड फेस्टिवल अभी तक चाइना में नहीं हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहला फूड फेस्टिवल मेरे रेस्टोरेंट में हो, जो उत्तराखंड का थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है। और आगे भी हमारा बहुत कुछ प्लान रहेंगे उस चेन को बढ़ाने के साथ साथ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करें जिसको कि हम अपने रेस्टोरेंट में अपने गेस्टों को परोस सकें। जैसे कि आपसे डिस्कस हो रहा था कि वो कंडाली की चाय होगी, जंगोरे की खीर होगी, या कोई हर्बल टी उसका, बुरांस का कोई बुरांस को ड्राई करके भी उसकी हर्बल टी बन सकती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और सभी गुण हैं उसके अंदर। यहाँ के कई पहाड़ी उत्पाद हो गए, यहाँ की दालें हो गई। हाँ जी, हाँ। और यहाँ के लाल चावल हो गए। बिल्कुल, लाल चावल स्पेशली बहुत हेल्थ के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग उसको लाइक करते हैं। अभी हम, और दूसरा हम साथ साथ में ये चाहते हैं कि पहाड़ी लोगों को रोजगार मिले। अभी तक हमारे पास 40 से 50 उत्तराखंडी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आने वाले 1 या 2 साल के अंदर मेरे को उसको डबल करना है, डबल करने का प्लान है। होपफुली इस साल या अगले साल तक हम डेफिनेटली कर लेंगे कि कम से कम 100 लोगों को हम रोज़गार दें। उसके साथ साथ हम आगे और भी देख रहे हैं कि अपनी उत्तराखंड के लिए या गांव के लिए क्या कर सकते हैं। बीच में हमने छोटे मोटे एजुकेशन के लिए मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है कि मैं उत्तराखंड में एजुकेशन के लिए ज़रूर कुछ करूँ, क्योंकि गाँव और पहाड़ों में अभी भी बेसिक बुनियादी शिक्षाएँ अभी इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा एम यही रहता है, आज भी मेरे दिमाग में यही रहती है कि मेरी पढ़ाई छूट गई, नहीं कर पाया, लेकिन दूसरा जो कोई अभी भी मेरे गांव में हो, हमारे पहाड़ में हो, उसकी पढ़ाई ना रुके। उसके लिए हमने पिछले साल से मैंने एक हमारे जितने भी रेस्टोरेंट हैं उसमें से, सारे रेस्टोरेंट में से कुछ परसेंटेज हमने उत्तराखंड के नाम कर दिया। वो फंड स्टार्ट हो गया जमा होना। जिस दिन वो मुझे लगेगा कि ये इनफ है एक बार के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, एजुकेशन के लिए पहाड़ों में, मैं उसको ज़रूर पहाड़ों में उसको खर्च करूँगा, और स्पेशली मेरा एजुकेशन के लिए जो पैसा यूज है। ये बहुत ही सकारात्मक पहल है कि आप जो है जितने भी रेस्टोरेंट्स की चेन है आपकी, वहाँ पर जितनी भी कमाई हो रही है उसमें से एक परसेंटेज निकाल कर आप उत्तराखंड के भविष्य को जो है संवारना चाहते हैं, उस दिशा में सोचना चाहते। कहीं ना कहीं ये टीज़ भी आपके मन में रही होगी कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अब आप जिस मुकाम पर खड़े हैं लगता है कि ये एक ऐसा सपना था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और आज वो पूरा हो गया। सर एक सही कह रहे हैं आप, एक छोटा सा पहाड़ी लड़का जो एक गाँव में रहता, हमारे पास क्या इतने साधन भी नहीं होते, हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं होता, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण उस हिसाब से नहीं। जैसे जैसे हम बाहर गए, जैसे दिल्ली गए, तो थोड़ा सा सपने को थोड़ा सा बड़ा किया, दिल्ली को देखा समझा। उसके बाद जैसे हम ओवरसीज़ बाहर गए, उसके बाद दिमाग और खुला कि यार बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर अपॉर्चुनिटी है, हम उसको ग्रेव कर सकते हैं। हमारे पास सपने होने चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए, और हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वो मैंने पिछले 20 सालों के अंदर अनुभव किया है। मुझे ऐसा लगता है
कि हर कोई मेरा उत्तराखंडी पहाड़ी, इवन वो गांव की छोटी प्राइमरी और गवर्नमेंट की स्कूल से पढ़ा हो, अगर उसके सपने, उसके अंदर जुनून है, वो कुछ भी कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है हर कोई मेरे से भी बड़ा कर सकता है। ये एक अच्छा मैसेज है बलबीर जी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए कि आप अगर ज़िंदगी में कुछ भी ठान ले तो वो संभव है अगर आप उसके लिए संघर्ष करें, और एक जिजीविषा होनी चाहिए व्यक्ति के भीतर कि मेरा ये सपना है और ये सपना पूरा होना चाहिए। पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी लगन के साथ जो है उस सपने को पूरा करने में आप लग जाइए, उसके बाद आपको सफलता ज़रूर मिलनी है। आपसे ही जानना चाहेंगे बलबीर जी, जिस तरीके से आपने अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से आपने चाइना जाकर एक वेटर से जो है अपना सफ़र शुरू किया था और आप एक जो है रेस्टोरेंट चेन्स के आज जो है ओनर हैं चाइना जैसी जगह में। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो चाइना ही जगह आपने क्यों चुनी, और चाइना में ऐसा क्या मिला आपको कि मतलब आपको जो है किस तरह का सहयोग मिला कि आप एक वेटर से जो है आज जो है इस मुकाम पर खड़े? एक्चुअली सर, जब मैं ओवरसीज काम ढूंढ रहा था, मेरी प्रायोरिटी नहीं थी चाइना, लेकिन मेरी प्रायोरिटी यूरोप और जैसे लोग कनाडा, यूएसए वगैरह जाते हैं, लेकिन मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी ही चाइना में मिली। तो मुझे लगा जो मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही उसी को ग्रैब कर लो, और देन मैंने वहाँ काम करते करते अपने बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। चीन एक बहुत बड़ा देश है जैसा कि हमारे भारत में है, और मैक्सिमम जनरेशन उनकी बाहर खाना खाती, घर में सिर्फ बुजुर्ग लोग खाना बनाते हैं। तो समझ लो आप, जितने भी यंगस्टर हैं, जितने काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब बाहर खाते हैं। तो खाने पीने के लिए वहाँ जो है मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है फूड के लिए, और स्पेशली इंडियन फूड के लिए क्या था कि भी बहुत लिमिटेड रेस्टोरेंट थे वहाँ पे। कुछ सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पे नहीं है, जैसे निम्बे है, वहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट था, जबकि वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे काफ़ी इंडियंस आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस हब है वो भी हमारा एक रीज़न था वो सिटी चूज करने का। और मुझे ऐसा लगता कि चीन की जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, सर्दी भी है जैसे भारत के, सर्दी भी है, गर्मी भी है, हर मौसम। ऐसा नहीं है कि यूरोप की तरह अगर 7-8 महीने तक ठंडी है तो ठंड है, अपना गल्फ में गर्मी है तो गर्मी है। तो सारे, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सोच के सब कुछ मेरे को सुटेबल लगा जी। और वहाँ की पॉलिसीज ऐसी हैं कि पॉलिसीज बहुत सॉफ्ट है गवर्नमेंट के लिए, सिंगल विंडो है। मैं ये भी बताना चाहूँगा अपनी सरकार के लिए, हम फ्यूचर में मेरा प्लान है उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने का, तो हम चाहते हैं जितना इजी वे उन्होंने चाइना में कर रखा है, सिंगल विंडो है। मेरे को 2-3 लाइसेंस बनाने के लिए, जब मैं रेस्टोरेंट खोलने में 2-3 लाइसेंस बनाने पड़ते हैं, उसके लिए जस्ट एक ऑफिस है, उसके ऐसा हो सकता है कि 2 स्टोरी होगी। माने को फूड एंड बेवरेज सर्टिफिकेट आपको लाइसेंस आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिला, तो बिजनेस लाइसेंस आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेगा। सिंगल विंडो, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिमिटेड टाइम है। अगर आपका एक हफ्ता 10 दिन में बन गया ना, तो 100% आपको 10 दिन में ही बन गया, उसमें 20-25 दिन नहीं लगने वाले। तो मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे भारत में, स्पेशली हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि हम यहाँ के बारे में इन्वेस्ट करने की सोचें, तो होपफुली सरकार ऐसा हमारे लिए सिस्टम बनाए यहाँ पे कि हमारे लिए ईजी हो जाए बिजनेस करने के लिए जी। उसके बारे में भी आएंगे, उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। अभी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से कई युवा जो आपको अभी सुन रहे होंगे, उनके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा या फिर वो चाहते होंगे कि चाइना जाकर जो है अपनी मंजिल को तलाशें, अपने भविष्य को तलाशें। उनको क्या संदेश देना चाहें? चाइना जाना कितना आसान है या कितना चुनौती है किसी भी युवा के लिए अगर वो चाइना जाकर अपना भविष्य बनाना चाह रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। मेरा बैकग्राउंड होटल इंडस्ट्री से, मेरे को ऑलमोस्ट 25 से 30 साल हो गए, 20 साल मेरे को चाइना में हो गए। तो सबसे पहले 2-3 मैं बेसिक टॉपिक पे बात करूंगा। जैसा कि सबसे पहले अगर आप होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली मत जाएं, जैसे कि मैं शुरू में बताया, आप डायरेक्टली इंटर करेंगे और एक पढ़े लिखे, एक प्रोफेशनल वे अगर आप उस इंडस्ट्री में घुसेंगे, तो आप थोड़ा सा, आपकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ेगी, आपकी सोचने की शक्ति डिफरेंट होगी, आपकी ग्रोथ में स्पीड होगा, आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभी उत्तराखंड में बहुत सारे होटल मैनेजमेंट की कॉलेज हैं, कम से कम जो है 3 साल का डिप्लोमा या पहले तो डिग्री कोर्स कर लें, क्योंकि चाइना के अंदर आज के टाइम पे वर्किंग वीज़ा के लिए या तो आपके पास होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको होटल मैनेजमेंट में, या आप किसी भी अन्य क्षेत्र में ग्रेजुएट होनी चाहिए। देन आपके पास मिनिमम 2 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फील्ड में आप काम करें। सपोज दैट आप शेफ हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वेदर आप होटल मैनेजमेंट में हो और किसी अदर फील्ड में हो। और सर्विस के लिए भी वही है, आप होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट हो और आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और आपको जो है जिस प्रोफेशनल में आप जा रहे हैं उसका बहुत अच्छा ज्ञान हो, ताकि आप वहाँ जाके आपको दिक्कत ना हो।
जी। और वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ और वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ जो है वीज़ा के लिए यही 3 चीज़ें होती है। डिग्री हो गई, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और आपकी पीसीसी लगेगी। ये सारे नोटराइज होंगे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से, और मैक्सिमम 1 महीने में जो है आपको वर्किंग वीज़ा बन के आ जाएगा। मेरा एक और सजेशन, आप किसी भी एजेंट के थ्रू ना पड़े। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे एजेंट हैं जो आपसे पैसा ले लेते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केस आए हैं और लोगों के फ़ोन आए हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया। मेरा ये सजेशन है कि अभी बहुत सारी जॉबें ऑनलाइन है, या आप क्या करें, जो चीन में ऑलरेडी रह रहा उनसे आप बात करें। बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के, मुझे लग रहा है 500 से ज़्यादा लोग हैं उत्तराखंड में फूड इंडस्ट्री में। तो आप कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट हो जाएं, होटल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस किस रेस्टोरेंट में, किस किस होटल में जॉब है। मोस्टली ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। आप डालोगे इंडियन सेफ जॉब इन चाइना तो आपको मिल जाएगी बहुत सारी, और किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। जी, जॉब की अपार संभावनाएं हैं और आप अपना जो है सारी रिसर्च करने के बाद ही चाइना में जाने की सोच सकते हैं। सर, उत्तराखंड की बात करेंगे आप। उत्तराखंड से आपका खासा लगाव रहा है, अपने गांव से आप हमेशा से जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन अभी हुआ, एक सोच के साथ हुआ कि हम अपने गांव की तस्वीर बदल सकते हैं, हम अपने गांव को फिर से उस तरीके से खुशहाल बना सकते हैं। पलायन की समस्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तराखंड के गांव में, आपको लगता है कि ये एक बड़ी पहल जो है राज्य सरकार की तरफ से की गई है इस सम्मेलन के द्वारा? बिल्कुल सर, मैं कहूँगा कि उत्तराखंड सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है, सारे प्रवासियों को यहाँ बुलाना, और उनके जो हमारे जो एक्सपीरियंस है 20-20, 30-30 सालों के जो ओवरसीज हमारे एक्सपीरियंस है सर, इंडिया और बाहर का एक्सपीरियंस डिफरेंस है। हमारा किसी भी फील्ड में, सपोज दैट मैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, मेरा 20 साल का ओवरसीज एक्सपीरियंस है। उन्होंने डिफरेंट फील्ड से लोगों को यहाँ बुलाया, उनका जिनका 20-30 सालों का एक्सपीरियंस, और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे किस हिसाब से यूज किया जा सकता है और साथ साथ कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सबसे सरकार का सराहनीय कदम है। मैं उसके लिए थैंक यू भी बोलूँगा, जिन्होंने, हाँ, उत्तराखंड सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इस सम्मेलन में बुलाया है और हमको मौका दिया है। और बात करें उत्तराखंड की, तो मेरा शरीर चाइना में है, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा उत्तराखंड में रहता है। मेरे अंदर हमेशा उत्तराखंड बसता है। ये उसकी एक सबसे बड़ी उदाहरण ये है कि मेरे मम्मी पापा का जो छोटा सा पुराना घर था, हमने पिछले कोविड के बाद शायद हमने उस घर को तोड़ के पूरा बढ़िया सा दोबारा घर बनाया है, ताकि हमारा घर आना जाना रहे। और अभी भी हम घनसाली में रहते हैं, गांव के मुश्किल से 25-30 किलोमीटर दूर। हमारा देहरादून में भी प्लॉट है। मैंने घर इसलिए नहीं बनाया, अगर हम एक बार मैंने देखा है, मोस्टली एक्सपीरियंस किया है कि लोग देहरादून मूव हो जाते हैं तो उनको सोचना पड़ता है कि यार गांव जाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करने पड़ते हैं। घनसाली में हमको सुबह फोन आया, कुछ काम पड़े, हम सीधे गाड़ी उठाई पहुंच जाते हैं। गाड़ी अपनी भी नहीं है, तब भी बहुत सारी गाड़ी आप आसानी से जा सकते हैं। हम गाँव से पूरी तरह टच हैं, और मेरे बड़े भाई जो अभी टीचर हैं वो गांव में ही रहते हैं, और वो गांव में जितनी भी हो सकती लोगों की जिस हिसाब से भी हेल्प हो सकती, सोशल वर्क है, जो भी है वो करते हैं। और मुझे भी उनसे प्रोत्साहन मिलता है। जो भी मैंने पिछले कुछ सालों में अपने गांव के लिए, शिक्षा के लिए कुछ भी थोड़ा फंड दिया, कुछ भी हेल्प की अपने भाई के माध्यम से, उन्होंने अपने गाँव में जो वो कर सकते थे उन्होंने किया है। और आगे मेरा सपना है कि जो हमारे सारे रेस्टोरेंट से जो मैंने कुछ परसेंटेज रखा है, उसको मैं सबसे पहले अपने गांव से स्टार्ट करूंगा, और देन उसको धीरे धीरे हम उसको बाहर, मतलब आसपास के गांव में, अपने इलाके में जितनी हेल्प कर सकते हैं वो आगे करेंगे। और जिस तरीके से गांव गोद लेने की एक पहल जो की जा रही है सरकार द्वारा, आपको लगता है कि इससे जुड़ के हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं टिहरी, पौड़ी, चमोली, कुछ जिले ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गांव होगा जिस गांव से आज उत्तराखंड का युवा विदेश में नहीं होगा। एक हमारे गांव से ही बहुत सारे लोग, अगर हम सारे मिलके, अगर हम थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करें और सरकार कंट्रीब्यूशन करे, मैं रियल में मैं कह रहा हूँ कि हर गांव के, उत्तराखंड के हर गांव की दशा चेंज हो सकती है, शक्ल चेंज हो सकती है, एक अच्छे आदर्श ग्राम की तरह डेवलपमेंट हो सकता है। और मेरा फ्यूचर प्लान है, डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ 1-2 साल मुझे लगेंगे थोड़ा, मैं ज़रूर अपने गांव के लिए कुछ करूँगा। हो सकता है कि मैं अभी अपने गांव को गोद लूँ, मेरा पूरा ध्यान है, मेरा पूरा फोकस है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं डेफिनेटली अपने गांव को गोद लूँगा और अपने गांव के। और जिस तरीके से इस सम्मेलन में जो है चिंतन मनन किया गया, कई लोगों ने अपने जो है एक्सपीरियंस बताए हैं,
आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर इस दौरान चर्चा हुई है? मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जो है अपने विचार रखे। वो लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं इस सम्मेलन के जरिए कि हाँ, अब ये वक्त है कि अब प्रवासी अपने गाँव से जुड़ें और जो है अपने गांव में जो कमियां रह गई हैं, जिनकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, उन पर काम करना शुरू करें, और उत्तराखंड सरकार का भी सहयोग उतना ही आप लोगों को मिल रहा है। सर बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता जो जो पॉइंट पे हमने वहाँ पे डिस्कशन किया, जो सरकार ने महत्वपूर्ण बिंदु जो रखे थे, उनमें से होटल एंड वेलनेस था। होटल एंड वेलनेस में मैं ये कहता हूँ कि जो सरकार ने जो हमको जो विजन दिया, मुझे लगा उसमें अपार संभावनाएं हैं। जैसे सपोज दैट मेरे गांव में, हर किसी के गांव में आज बहुत लोग पलायन हो गए। अगर उन घर को दोबारा पुरानी शैली में, जैसे उनको भी जस्ट मेंटेन करके, जो सिटी में जो लोग रहते हैं, जो भागदौड़ की लाइफ जीते हैं, उनको पहाड़ों में बुलाकर उन घरों में रुकाना, उनको उधर एंजॉय कर नेचर को, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। हर गांव ये कर सकता और हर उत्तराखंडी ये कर सकता। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अगर हम पूरे उत्तराखंड को होम स्टे भी बना दें, जितने भी घर हैं, कुछ भी ना करें, बड़े बड़े होटल, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे देश की कितनी आबादी है, उसमें से 10% आबादी भी अगर उत्तराखंड में हम उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा हमें और किसी क्षेत्र में भी जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक माध्यम बन जाएगा स्वरोजगार के लिए, और जिससे कि हमारा उत्तराखंड का जो पलायन हो रहा है इतनी स्पीड से, वो भी रुक सकेगा। लेकिन आप जी उसमें 2-3 पॉइंट उन्होंने और रखी थी। मुझे नहीं पता था कि उत्तराखंड में इतना कुछ हो रहा। उन्होंने एग्रीकल्चर और बागवानी पे टॉपिक पे जो है, उन्होंने कुछ जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने उस पे जब चर्चा की, तो बहुत अपार संभावना और बहुत कुछ काम ऑलरेडी हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। फ्रूट्स के उस बारे में हो, या जो अपने वेरीज हैं उत्तराखंड में, जो फल फ्रूट हैं, जंगली प्राकृतिक फ्रूट्स हैं, उनके बारे में जो है बहुत डिटेल से उन्होंने हमें जानकारी दी, और ऑलरेडी उसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करके जो है एक अलग सा मुकाम हासिल किया। मैं इसमें ये चीज़ जोड़ना चाहूँगा बलबीर जी, जिस तरीके से उत्तराखंड के गाँव को गोद लेने की जो है बात कही गई है, क्या इसमें ये पहल नहीं हो सकती कि हम उन गाँवों को पहले देखें जो इस वक्त बहुत बुरे हालात में, जहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ अस्पताल नहीं है, पहले उन गाँवों को गोद लिया जाए, या फिर एक लिस्ट बना दी जाए कि पहले आप इन गाँवों के लिए जो है आइए, हाथ आगे बढ़ाइए, इन गाँवों को हम समृद्ध करते हैं, उसके बाद दूसरे गाँवों की तरफ बढ़ें। बिल्कुल सर, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे लगता है जिन गांवों की हालत है, जहाँ तक रोड नहीं है, जहाँ जो बहुत दूर दराज के, मेरा गांव भी एक दूर दराज का गांव है। हमारा गांव के बाद 5-7 गांव है, उसके बाद जो है मुझे लगता कोई गांव नहीं है। उत्तराखंड का एक, भारत का ही एक बॉर्डर मान लो आप। तो हमारे जैसे गांव जो हम बिल्कुल एकदम कोने में है, उत्तराखंड और भारत के एक कोने में, मुझे लग रहा है सबसे पहले सही करें आप, शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत। जो शहरों के नज़दीक है, वो ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत शहर की वजह से उनके पास रोजगार के साधन है, वो थोड़ी बहुत डेवलप भी हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है सरकार को, और मैं तो सरकार को ही नहीं बोलूँगा, हमको खुद को भी बोलूँगा, क्योंकि हम जब तक खुद नहीं करेंगे काम, सरकार सारे काम नहीं कर सकती है, इतने सारे जॉब क्रिएट नहीं कर सकती है सरकार। हमको पहले क्रिएटर बनना पड़ेगा, हमको क्रिएट करनी पड़ेगी जॉब लोगों के लिए, जो थोड़ा सा स्मार्ट हैं, जो उस वे में सोच रहे हैं, उनको जॉब क्रिएट करनी चाहिए उत्तराखंड में, ताकि जो है सरकार के ऊपर भी बर्डन ना पड़े, और हमारा जो पलायन है और लोगों के पास रोजगार नहीं, उसमें भी जो है इजाफा मिले। समाचार पत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार का टिहरी लेक डेवलपमेंट प्लान है, जिसके अंदर वो रिंग रोड बनाने वाले हैं। उस रिंग रोड पे मुझे लगता है बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, शॉप्स का प्लान होगा, और भी कुछ अदर आइडियाज़ होंगे सरकार का। लेकिन मेरा एक प्लान है वहाँ के लिए, अगर सरकार मुझे मौका देती है, वहाँ पे मैं एक उत्तराखंड थीम बेस्ड रेस्टोरेंट और होटल बनाना चाहता हूँ। मैं होटल और रेस्टोरेंट को एक पहाड़ी थीम पे, जैसे कि आज से 15, 20, 30 साल पहले जो घर हुआ करते थे, उनके अंदर जो नक्काशियाँ होती थी, उस स्ट्रक्चर में होटल और रेस्टोरेंट बने। जब विदेशी सैलानी उसको देखने आए तो उनको लगे कि हाँ, उत्तराखंड जो है आज 20, 30, 40, 50 साल पहले उत्तराखंड कभी ऐसा हुआ करता था।
और उसके साथ ही फूड एंड बेवरेज में मैं बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मेरे पास हैं, जो कि लोकल बेरीज हैं, लोकल प्राकृतिक फल हैं, फूल हैं, ऑर्गेनिक हैं, उनको यूज़ करके, जैसे ऑर्गेनिक टी होगी, अपने पेय पदार्थ हो गया, जूस हो गए, स्मूदी हो गई। जो उत्तराखंड के खान पान में जो आजकल जो डिशें जो अपने पहाड़ों में मिल रही, जैसे कि मोमोज़ हो गए, नूडल्स हो गए, अपना फाणू हो गया, गातवानी हो गया, अपना कापला हो गया, ये क्या हो गया, एक घर की स्टाइल में खाना है। ठीक है, एक पहाड़ी जैसा मैं हूँ, मुझे वो पसंद है, लेकिन जब दुनिया के और बड़े दुनिया भर के टूरिस्ट आएंगे तो उस खाने को एक अच्छे प्रेजेंटेशन में देखना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल में देखना चाहते हैं। तो मेरा जो 20-22 साल का फूड एंड बेवरेज में जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी उस एक्सपीरियंस को उसमें डाल के उत्तराखंड के फूड को एक इंटरनेशनल लेवल में ले जाऊं। अभी तक भारत में अपना उत्तराखंड का जो खाना है अन्य राज्यों की तरह पॉपुलर नहीं हुआ। उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि हम आज भी उस जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, हम उसी वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी वे में उसको कस्टमरों को दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं उसको जो है उसके अंदर मॉडिफाई किए, उसके अंदर थोड़ा सा एक बहुत अच्छे तरीके से उसको सर्व करें, वो दिखने में भी अच्छा, उतना ही अच्छा लगे जितना कि उसमें पौष्टिक गुण है। जी, और अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे बलबीर जी, जो युवा हैं खासकर, वो आपके जीवन को जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ, बलबीर जी ने भी जो एक शुरुआत की थी एक छोटी सी नौकरी से, उसके बाद जो है वो एक सफल उद्यमी बने हैं चाइना जैसे देश में। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, हमारे युवाओं के लिए? सर, मैं आज उस सम्मेलन की वजह से मैं ग्रांड हयात होटल में रुका हुआ था। वहाँ पे कुछ ट्रेनी थे जो अभी जस्ट अपना कैरियर शुरू करे होटल इंडस्ट्री। जब मैं उनको देख रहा था, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो सामने वो देख रहे थे, तो मेरा अपना बचपन उनमें दिख रहा था। जब मैं होटल इंडस्ट्री में एज ए ट्रेनी जब मैं जैसे इंटर किया, मैं उनकी तरह हार्ड वर्किंग कर रहा था, वो देख रहे, उनका फोकस, उनका डेडिकेशन में देख रहा था। तो मैं देख रहा था कि मैं भी कभी उनकी जगह था। तो मैंने एक लड़की को बोला, वो मेरे ख्याल से लड़की गढ़वाल की थी, तो मैंने उसको एक बात बोली कि जहां आप आज एज ए ट्रेनी काम करें, मैं 25 साल पहले आपकी तरह था, और मैंने उसके अपने बारे में बताया कि देखो, मैं अगर आपकी ट्रेनी से होके मैं इस मुकाम पे पहुंच सकता हूं, तो आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके लिए आपका जो है ड्रीम बड़ा होना चाहिए। आपको उस ड्रीम के लिए पूरा फोकस रखना पड़ेगा। आपको इधर उधर, आज के टाइम पे क्या बच्चे मोबाइल पे लग जाते हैं, मोस्टली टाइम रील्स में और उसमें लग जाते हैं। आपका जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, आप मेहनत करते जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप ये भी मत सोचिए कि आप एक पहाड़ से आए, एक छोटे से गाँव से आए, आपकी एजुकेशन है सिर्फ एक सरकारी स्कूल में हुई है, एक बड़े स्कूल से कोई बड़ा, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े स्कूल से पढ़ के ही आदमी बड़ा बन सकता। मेरा मानना है कि उसका ड्रीम होना चाहिए और उसके हिसाब से उसको स्ट्रगल करनी चाहिए, टारगेट रखना चाहिए, और वो कुछ भी अचीव कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता। मैं आपके लिए एक बड़ा एग्जांपल हूँ। एक छोटे से गांव से आया हूँ जिसके पाँव में कभी चप्पल भी, पुरानी चप्पल होती थी, कपड़े 2 जोड़ी एक स्कूल के, एक घर के लिए होती थी, और आज हमने चाइना के अंदर एक रेस्टोरेंट चेन खड़ी की है। फ्यूचर में ये चेन, मेरा प्लान है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट चेन बनेगी, सबसे बड़ी चेन बनेगी, और जिसमें मोस्टली उत्तराखंड के उत्पाद और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने की मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और उसके बाद मेरा प्लान ये है कि हम अभी उत्तराखंड में, मेरा प्लान है कि कुछ इन्वेस्ट करें फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, और साथ साथ में मेरा एक और मेरे दिमाग में है, मैक्सिमम मैंने चाइना में देखा है कि वो देश विकास क्यों कर रहा है, उनकी जो इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है। हमारे पास क्या, मोस्टली हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे पॉपुलेशन का, मुझे लगा उत्तराखंड की पॉपुलेशन का 30% से 40% तो होगी महिलाएं। महिलाओं के पास कोई भी काम नहीं। सिर्फ जो गांव में औरतें जो हैं वो अपना घास खेती बाड़ी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े शहरों में, जैसे आप देहरादून ले लो, ऋषिकेश लो, ऐसे टाउन से बहुत सारे उत्तराखंड मोस्टली घर में खाना पीना बना के बच्चों का टेक करने के बाद उनके पास बहुत फ्री टाइम है। मेरा दिमाग अभी उस पर भी चल रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे इनके हाथों में जॉब दूँ। इवन वो 3-4 घंटे, जब भी उनका फ्री टाइम, उनको जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ प्लान सोच रहा हूँ कि उनको कहीं ना जाना पड़े, वो घर से ही काम कर जाए। उनके पास 2 घंटे का काम हो, 2 घंटे उनको काम मिला, उनको उनके पैसे उनको दिया जाए। ये इससे क्या होगा, जैसे मैंने चाइना में देखा, हर आदमी काम करता, औरतें भी कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सब काम कर रहे हैं। तो जब सब लोग काम करते हो, घर में एक अच्छी आमदनी आती है, एक जीवन एक अच्छे स्तर में आता। तो मैं चाहता हूँ, उस पहल पे मैं ज़रूर सोच रहा हूँ, मेरा प्लान है। मैं देखूंगा कि फ्यूचर में मैं किस हिसाब से जो घर में महिलाएं हैं जिनके पास आधा दिन है, किसी के पास पूरा दिन है, उनके हाथ में कैसे काम दूँ।
और उत्तराखंड की इकॉनमी में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएँ। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये पहल रंग लाएगी और उत्तराखंड में जो जितने भी युवा हों या महिला हों, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर और उन्हें सशक्त बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमें समय देने के लिए और अपने जीवन के अनुभव बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे बलबीर श्रेयाल जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव बताए और बताया कि आप कैसे अगर एक लक्ष्य को साध लेते हैं तो उस लक्ष्य के साथ आप बड़े बन सकते हैं और एक बड़ा मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो इस मुलाकात में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी संवाद 365 के साथ आप जुड़े रहें देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।